हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश अग्रवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 11 की रसायन विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय चल रहा है 2, परमाणु की संरचना को हम विस्तार से यहां पर पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा पिछला लेसन था उसमें हम जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज को हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज को अच्छे से समझने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वह डाल देते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। तो किस प्रकार से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज हुई है उसको विस्तार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो जे थॉमसन थे उन्होंने एक प्रयोग किया था। उसके बाद हमने उसी के अंदर एक मिलिकन के जो 13 बूंद प्रयोग है उसको भी अच्छे से समझा, उसकी जो डेरिवेशन है उसको भी हमने हल किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी लगभग 1897 में, गोल्ड जो हमारे जे थॉमसन थे उस समय, लेकिन उससे 11 वर्ष पहले, तो उससे 11 वर्ष पहले हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं 86। तब इसका जो ऊपर प्रयोग किए जा रहे थे, प्रयोग कौन कर रहा था? प्रयोग कर रहा था गोल्डस्टीन के द्वारा न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की इन सभी की खोज के लिए प्रयोग किए जा रहे थे। गोल्डस्टीन के द्वारा यह प्रयोग किए जा रहे थे। तो उस समय गोल्डस्टीन ने क्या किया था, तो हम पिछले पढ़ चुके हैं। गोल्डस्टीन ने इसके ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने क्या ली, एक निर्वात नली ली थी, जो हम पीछे वाली क्लास में भी देख चुके हैं। इसे हम निर्वात नली भी कह सकते हैं और इसका एक और नाम होता है कैथोड किरण ट्यूब नली भी कह सकते हैं। तो निर्वात नली कह लीजिए, कैथोड किरण ट्यूब कह लीजिए, कैथोड किरण नलिका कह लीजिए, दोनों भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। तो वही किया। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एक सिरा दो, यहाँ पर क्या लिए, दो ले लिए इलेक्ट्रोड लिए। क्या हो सकता है इसमें से, एक कैथोड है एक एनोड है, ठीक है। तो कैथोड और एनोड की पहचान आप कैसे करेंगे? जो कैथोड है, जो ऋणायन से जो जुड़ा हुआ है उस सिरे को कहते हैं कैथोड सिरा। जो यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वह सिरा क्या होता है आपका कैथोड, और जो यहाँ पे धनायन से जुड़ा हुआ है वह सिरा है एनोड। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। ये क्या निर्वात पंप है, ये यहाँ पर पंप लगा हुआ है गैसों को बाहर निकालने या गैसों को इनहेल करने के लिए यहाँ पर एक पंप लगाया गया। इस प्रकार से प्रयोग किया गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसके प्रयोग में थोड़ा सा उल्टा है। गोल्डस्टीन के प्रयोग, जे थॉमसन के प्रयोग में हमने देखा था कि जो किरणें थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, लेकिन इन्होंने जब यहाँ पे क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहन किया। जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहन किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो किरणें हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ गमन कर रही थी। क्या कर रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ यहाँ पर कह सकते हैं कि किरणें गमन कर रही थी। जब किरणें एनोड से कैथोड की तरफ गमन कर रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अपने प्रयोग को हल करने के लिए पता किस तरह की एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे उन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थ लगा दिया। क्या लगाया यहाँ पे, स्फुरदीप्ति। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्फुरदीप्त, ठीक है। स्फुरदीप्त पदार्थ यहाँ पर लगा दिया, या प्लेट कह सकते हैं कि आप लगा दी। उन्होंने क्या किया, प्लेट ही लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लेट लगा ली, स्फुरदीप्त प्लेट लगा ली। और जो हमारा ये कैथोड है उसके अंदर छोटे छोटे क्या कर दिए, सुराख कर दिए, छोटे छोटे सुराख किए। जब कैथोड एनोड से जो किरणें आ रही थी, हम कह सकते हैं वह क्या हुई, जब यहाँ से एनोड से टकरा करके जब आगे निकल रही थी, क्या हो रहा था, एनोड से टकरा रही है, उसके बाद जहाँ पे टकरा रही थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, दीप्त उत्पन्न हो रहा था, धीमा धीमा प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। यही करता है ना स्फुरदीप्त प्लेट पे क्या होगा, जब भी कोई किरण या कहेंगे कण टकराएंगे तो वह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर जो कण है वह टकरा रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, उसके बाद ये प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर बार बार कुछ गैसें डाली, अलग अलग समय में कुछ गैसें, पहले इसमें हाइड्रोजन डाल ली, क्लोरीन डाल ली, बहुत सी गैसें हैं वह डाली। जब उन्होंने क्या देखा कि जब इसमें हाइड्रोजन गैस को डाला गया, एक और बात, एनोड से कैथोड की तरफ जो कह रहे हैं हम किरणें आ रही थी उनकी स्पीड भी कम थी, किससे, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी उन किरणों से। लेकिन इन्होंने जब इस जो ट्यूब है हमारी उसके अंदर किसको डाला, हाइड्रोजन को डाला। किसको डाला, हाइड्रोजन गैस को डाला। इसमें जानते हैं हम इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है, द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है। तो जब इसमें डाला गया तो उन्होंने क्या देखा
उन्होंने हाइड्रोजन से यह नोट किया कि हाइड्रोजन के अंदर जब क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये बहुत तेज गति से किसकी तरफ? कैथोड की तरफ आए। एनोड से बहुत तेज गति की तरफ, तेज गति से कैथोड की तरफ आती है। तेज गति से आने का यहाँ पर आप देखिए कारण क्या है? तेज गति से आने का कारण, तेज गति से आने का कारण यह है कि जैसे किरणें इस गैस से टकराएगी, जब जो गैस के अणुओं से टकराएगी तो है क्या, उसके टक्कर के साथ ही जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से टकराई तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। एक हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन मुक्त हो गया। जब वह मुक्त अवस्था में आ गया, उस पर ऊपर धनावेश आ गया। धनावेश आने के कारण जो ऋण सिरा है वो उसको तेजी से क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। तेजी से आकर्षित किया तो बहुत तेज गति से आई। लेकिन जैसे दूसरी गैसों में बात करें, हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। 7 परमाणु क्रमांक में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो जैसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा तो उसके जो नाभिक है, नाभिक के अंदर जो उपस्थित है हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन है, तो वह उसको क्या करेंगे? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन निकालने से और वह धनायन की तरफ उसे आकर्षित करता रहेगा, तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। लेकिन जो हाइड्रोजन था उसकी स्पीड बहुत तेज गति से इस तरफ गमन करती है। जब इस तरफ यह स्पीड तेज गति से गमन कर रही थी तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है तो उन्होंने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर प्रोटॉन की खोज कर रहे थे। तो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन उपस्थित था, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो तेज गति से आया, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा है कि जो और गैसों से अलग है। क्या है? और गैसों से अलग है। अगर हम कहें कि और गैसों का द्रव्यमान समान है तो इसका ऐसा क्या है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या बना गया? जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला धनायन में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? धनायन में। जब यह धनायन में परिवर्तित हो जाता है तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब यह क्या है? इसके पास कोई कक्षा नहीं है, सिर्फ क्या है? नाभिक है। नाभिक है तो नाभिक क्या है? एक किसकी तरह व्यवहार करेगा? प्रोटॉन की तरह व्यवहार करेगा। जब हम कह सकते हैं कि हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो वह किसकी तरफ व्यवहार करेगा? सीधी सी बात है, प्रोटॉन की तरह व्यवहार करेगा। एक प्रोटॉन हो गया तो नाभिक है तो ये प्रोटॉन की तरफ व्यवहार करने लग गया। प्रोटॉन की तरह व्यवहार करता है तो अब उसमें देखा गया, हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसका आवेश क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। प्रोटॉन का आवेश, जो प्रोटॉन का आवेश होता है वह होता है लगभग इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन ये किस में होता है? धनायन में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणायन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनायन होता है। उसके बाद आवेश आ गया तो अब देखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। ये क्या होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया गया? गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने ये तो देख लिया कि कुछ किरणें आ रही है, बस उन्होंने ये पता, उन्हें तब तक क्या था कि इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। किस समय की बात है? 86। तो तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो उन्होंने ये प्रयोग को यहीं पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा बस इस प्रकार से कुछ कण आते हैं, वह टकराते हैं, उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ये बता दिया, बस कुछ नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार की उनकी कोई भी जो गणना है वह नहीं हुई थी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। हम यहाँ पे इसको भी सिंबलाइज कर लेते हैं। ये हमने लिखा है 1H1। इसका मतलब क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है इसको थोड़ा आगे समझेंगे। इसका मतलब क्या? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इसी के पास एक प्रोटॉन है। लेकिन इसके हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा जो तत्व है उसके नाभिक में एक भी प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या किया, जो गोल्डस्टीन ने थे उन्होंने यहीं पे प्रयोग को छोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा एक और वैज्ञानिक आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? उनका नाम था रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड क्या करते हैं? रदरफोर्ड आते हैं, वो इसी प्रयोग को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस प्रयोग को आगे कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि ये जो प्रयोग हमने यहाँ पे देखा ये किसका है? रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने पर उन्होंने क्या देखा कि जो प्रोटॉन है ऐसा कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो इन्होंने ये गणना कर दी कि इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में प्रोटॉन है। ये है हमारे रदरफोर्ड की गणना। तो रदरफोर्ड का नाम यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पे लिख ले।
ठीक है, रदरफोर्ड, 10 ही रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड की गणना थी, सिर्फ जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने इतना ही किया। अब रदरफोर्ड ने यहाँ पर हमें क्या बता दिया कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज उन्होंने कर दी। अब उन्होंने बस इतना बताया कि प्रोटॉन होता है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, बस उन्होंने ये गणना कर दी हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन उपस्थित है। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो कहा जाता है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की एक खोज की थी। उसके बाद कुछ समय और बीता, जैसे इसमें बीता तो फिर आए हमारे एक और वैज्ञानिक, कौन आए, चैडविक। चैडविक आते हैं। चैडविक ने क्या किया, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चैडविक ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया कि एक तत्व ले लिया हमारा, हम कह सकते हैं कि बेरिलियम को ले लिया। किसको लिया, बेरिलियम को ले लिया, बेरिलियम को लिया। बेरिलियम को आप अच्छे से जानते हैं, बेरिलियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 4, ठीक है। परमाणु क्रमांक को नीचे लिख लेते हैं। और जो द्रव्यमान होता है, आवेश होता है, वह 9 होता है। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, जो हमारे हीलियम गैस थी, हीलियम गैस की दोनों इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर दिया। जब हीलियम गैस की दोनों इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर दिया तो यह क्या हो, एक अल्फा कण के रूप के तरह व्यवहार करने लगी। जहाँ भी हम अल्फा कण पढ़ते हैं उसका मतलब अल्फा कण कोई विशेष कण नहीं है। जैसे हम देखते हैं हीलियम है, रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पे। हीलियम क्या होता है, उदासीन होता है। कह सकते हैं कोई भी तत्व किस अवस्था में पाया जाता है, उदासीन तो अवस्था में पाया जाता है। तो उदासीन अवस्था में है, अगर उससे क्या किया जाए, 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव। क्या आ गया यहाँ पर, He2 पॉजिटिव आ गया, या +2, 2 प्लस कुछ भी लिख लो। तो अब इसका मतलब क्या है, ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, प्रोटॉन की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह, प्रोटॉन की तरह व्यवहार कर रहा है। प्रोटॉन की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसको किसके रूप में उपयोग किया गया, अल्फा कण के रूप में इसका उपयोग किया गया। किसके रूप में इसका उपयोग किया गया, अल्फा कण के रूप में इसका उपयोग किया गया। तो अच्छे समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से यहाँ पे इसका अल्फा कण के रूप में उपयोग हो रहा है। तो चलिए इसे रफ करें था, साफ करिए, नोट डाउन करना चाहिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज कर करके। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बेरिलियम जो हमारा है उसके साथ क्या किया, अल्फा कणों की बौछार कराई उसके ऊपर। अल्फा कणों की बौछार का मतलब है 2 पॉजिटिव, इसके लिख लेते हैं अल्फा। अल्फा कणों की जब इसके ऊपर बौछार की गई तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें कार्बन 6 प्लस न्यूट्रॉन क्या प्राप्त हो गए, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। इस तरह से जो हमारे कौन थे, चैडविक थे, उन्होंने किसकी खोज कर दी, न्यूट्रॉन की खोज कर दी। डायग्राम आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन समझाने के लिए मैंने आप इसको बनाया है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बनाना चाहे बना सकते हैं, वरना लिखना चाहिए तो ऐसे ही समझ सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, तो पूरा नीचे तक आ रहा होगा, जी हाँ जगह है। तो चलिए आगे देखते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को किससे दर्शा रहे हैं, एन से। अब इसके अंदर हम आवेश की बात करते हैं कि न्यूट्रॉन के अंदर आवेश कितना होता है, किसकी बात करते हैं, आवेश की, ठीक है। तो आवेश की बात करें, जैसे प्रोटॉन के अंदर हमने आवेश देख लिया +1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
-19 कूलम, धनायन में होता है, धनायन में होता है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन है वह क्या होता है, उदासीन होता है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन कितने होते हैं, शून्य न्यूट्रॉन होते हैं। तभी तो ये क्या रहेगा, एक कह सकते हैं कि संतुलित अवस्था में रहेगा, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा। अगर एक अकेला क्या प्राप्त हो रहा है, हमें कोई तत्व प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे किस अवस्था में होगा। लेकिन जब इसका द्रव्यमान हम बात करें, जब हम इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻17। तो देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान क्या है, बराबर है, उसमें कोई भी फर्क है वो नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में फर्क होता है। तो आप चाहे इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने सीख लिया इलेक्ट्रॉन की खोज को, सीख लिया न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इन सभी तीनों चीज़ों की खोज को सीख लिया। अब बात आती है कि परमाणु के सभी क्या अवयव हैं। तो अब हम बात करते हैं परमाणु मॉडल की। किसकी, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल से क्या मतलब है, परमाणु मॉडल का हमने तीनों की खोज देख ली। जैसे हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने कर दी। उसके बाद आया कौन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने कर दी। और जो न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन की खोज है वो
चैडविक ने कर दी। तो तीनों ने इनकी खोज कर दी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आती है। इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि जो हमारे कौन थे, जे थॉमसन थे, उनके शिष्य थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के शिष्य थे चैडविक। तीनों गुरु चेलों ने क्या कर दी, पूरी की पूरी कहानी, पूरे की पूरे परमाणु को हिलाकर रख दिया। तो ये क्या थी, गुरु शिष्य की जोड़ी थी। ठीक है, तो अब क्या बात करते हैं, परमाणु मॉडल की बात करते हैं। अब तीनों की खोजें हो चुकी थी। तो तीनों की जब खोजें हो गई तो जो हमारे कौन थे, सबसे पहले जे थॉमसन थे। तो जे थॉमसन से पूछा किसी ने कि अब आपने बता तो दिया परमाणु होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ये कैसा होता है, कैसे इसको आप बता सकते हैं कि किस अवस्था में पाया जाता है, किस तरह से परमाणु के अंदर यह व्यवस्थित होते हैं। तो इन सभी की बात हुई। तब हमारे जो आप कह सकते हैं कि अनुमान लगाया गया, या कह सकते हैं कि उस समय जो जे थॉमसन थे वो कहीं सब्जी मंडी में रहे होंगे, उनके पास एक उन्होंने तरबूज को देखा। तरबूज कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, गोलाकार। उन्होंने अपने पास क्या देखा, एक तरबूज को देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तरबूज को उठाया और उन्होंने अब तरबूज पे क्या किया, थोड़ा सा विस्तार से बताना की कोशिश की। उन्होंने कहा ये तरबूज है, इसके जो ऊपर हरी हरी चीज दिखाई दे रही है, यह क्या है, न्यूट्रॉन्स है। जो हरे हरे जो रंग का पदार्थ है, जो हरी हरी चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, वह क्या है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा चलो न्यूट्रॉन हो गए। अब बताइए कि आगे क्या होता है। तो जो लाल लाल चीज़ें होती हैं, जो लाल पदार्थ होता है जो आप खाते हैं, वह सब उसके अंदर उपस्थित होता है। कह सकते हैं कि पूरे के अंदर उपस्थित होता है तरबूज के। तो अब जो हरे के अलावा जो लाल चीज़ है वह क्या है, प्रोटॉन है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। दोनों ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है वह जो बीज है उसके अंदर वह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यही क्या है, हमारे परमाणु मॉडल है जे थॉमसन का। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि आप एक तरबूज ले लीजिए, तरबूज के जो बाहरी का पार्टिकल है वह न्यूट्रॉन है जो हरे रंग का है, उसके अंदर जो लाल लाल रंग का पदार्थ है वह प्रोटॉन है, उसके अंदर जो बीज है वह इलेक्ट्रॉन है। उस समय जब यह बात करें, उस समय यह क्या था, उदाहरण कह सकते हैं, यह मॉडल बहुत अच्छा समझा जा रहा था। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किस किस चीज़ की खोज हो चुकी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की खोज हो गई। इनकी व्यवस्था बता दी उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो जब यह मॉडल प्रस्तुत किया गया, परमाणु मॉडल, इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरबूज। इसको तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरबूज मॉडल के नाम के अलावा इस मॉडल को प्लंग, पोरिंग मॉडल, इस नाम से भी जाना जाता है। तरबूज मॉडल, प्लंग पोरिंग मॉडल या फिर परमाणु मॉडल। ये तो क्या था, जे थॉमसन का विचार था। लेकिन जब ये विचार, ये सिद्धांत है, वो किसके सामने आया, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने सुना कि हमारे गुरुजी तो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि एक तरबूज ले लेते हैं, उसके अंदर बाहरी पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन आ गया, उसके अंदर जो उपस्थित है वो प्रोटॉन है, जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने क्या किया, उनका दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। चलो इसके ऊपर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। तो आप चाहे तो ये बना सकते हैं, फिर आपको अच्छे से आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं क्या कहा। तो हमने अभी देखा था कि जो जे थॉमसन थे, उन्होंने तो अपना परमाणु मॉडल बता दिया। उन्होंने बता दिया कुछ इस प्रकार का परमाणु होता है और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके अंदर पाए जाते हैं। तो फिर क्या था, जो हमने अभी बताया था कि रदरफोर्ड आई। रदरफोर्ड ने कहा कि ये तो बात जच नहीं रही गुरु जी, चलो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी बात करते हैं। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या किया कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जो सोना होता है, सोने की एक बारीक पन्नी ली। सोने की पन्नी को एक बहुत ही कह सकते हैं कि बारीक पन्नी ली। तो सोने की पन्नी क्यों ली, अब ये बात भी आती है। सोने की पन्नी लेने का कारण यह था कि जो सोना है वह बहुत अधिक आघातवर्धनीय होता है। 10वीं में पढ़ चुके हैं, 10th में आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक तन्यता गुण पाया जाता है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो पन्नी बनाने के लिए आघातवर्धनीय धातु चाहिए। तो उसको जब आघातवर्धनीय बनाया गया तो क्या हुआ, आघातवर्धनीय जो सोना था वह सबसे अधिक था। तो उन्होंने क्या कि एक सोने की पन्नी इस प्रकार से ली, एक सोने की पन्नी ले लीजिए, एक सोने की पन्नी ले ली, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक अल्फा कणों की बौछार करने के लिए यहाँ पे एक स्रोत लगाया। क्या एक स्रोत लगाया, किसकी बौछार करने के लिए, अल्फा कण की बौछार करने के लिए यहाँ पर एक स्रोत लगाया गया। अल्फा कण इससे बौछार की जा सकती। और उसके बाद उन्होंने एक इस प्रकार की
हो सकता है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाया गया है, मैं देखा हुआ है, मैंने देखा है, तो आप भी देख लीजिए कि उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको लगेगा, लेकिन मैं ये बना रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा अलग टाइप से लगेगा। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे देखिए क्या किया, उन्होंने जो अल्फा कणों की जब बौछार करवाई यहाँ से, तो उन्होंने पहले तो ये सोचा था कि हमारे जो गुरुजी है वो तो बता रहे हैं कि ये सब कुछ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जब ये अल्फा कण टकराएंगे तो जब ये धातु है इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों को जब गुजरेंगे, अल्फा कण क्या है मतलब बेरिलियम है, वही अल्फा कण है। ठीक है, बेरिलियम का जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अल्फा कण बन गया, प्रोटॉन बन गया। अब जब प्रोटॉनों क्या उसके ऊपर बौछार करवाएंगे तो इधर उधर फैल जाएगा, तो बड़ी ली। तो अब उन्होंने क्या किया, स्फुरदीप्ति पदार्थ से जब उन्होंने टकराया गया तो उन्होंने क्या पाया कि अधिकतम कण क्या थे, ये सीधे ही गमन कर गए। अधिकतम कण क्या थे, उस सोने की पट्टी से सीधे ही गमन कर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कण क्या हुए, यहाँ पर टकरा करके यहाँ पर टकराए, मतलब कुछ कणों ने क्या किया, अपनी दिशा परिवर्तित कर दी। क्या कर दी, अपनी दिशा का परिवर्तन कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि थोड़ा इसके ऊपर और रिसर्च की जाए। जब उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया तो उन्होंने क्या देखा, लगभग 20,000 में से एक कण वापिस आ जाता है। क्या 20,000, 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक कण टकरा करके क्या हुआ, वापिस आ गया। 20,000 में से एक अल्फा कण था वह टकरा करके क्या आया, वापिस आया। तो यहाँ पे हम देख नामकरण भी कर सकते हैं आप, ये क्या है, सोने की पन्नी। ठीक है, इसका नाम लिखना चाहिए, इसका नाम भी लिख लीजिए, स्फुरदीप्त क्या कह सकते हो, पन्नी या प्लेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, स्फुरदीप्त पन्नी, इसके ऊपर बौछार करवाई। अब उन्होंने इसका निष्कर्ष क्या निकाला, उन्होंने देखा इस तरह से कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गमन करें, यहाँ पर बना लेते हैं कि जब यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फा कण आ रहे थे तो यहाँ पे क्या उसकी छोटी छोटी कुछ क्या होंगे, जो तत्व लिया है नाभिक होंगे, क्योंकि वह एक ऐसा तो है नहीं कि सोने का हमने एक ही अणु लिया है या एक ही परमाणु लिया है, बहुत से परमाणु लिया है तो बहुत से नाभिक होंगे। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जो अधिकतर जो कण थे वह यहाँ से सीधे गमन कर गए, लेकिन जो नाभिक से टकराया वो कुछ इस तरह से अपने रास्ते से भी सीधे हो गए, और 20,000 में से एक कण क्या हुआ, वापिस लौट गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोग, छोटी कक्षा में आपने इस तरह से इसको समझाऊंगा, यहाँ पर हम इस तरह से समझ रहे हैं। तो इस की सहायता से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले, कुछ निष्कर्षों पर आए, निष्कर्ष निकाले। तो पहले आप इसे अच्छे से बना करके समझ सकते हैं। अब चलिए निष्कर्ष लिखते हैं, उनके क्या निष्कर्ष थे। अंत में जब उनका प्रयोग पूरा हुआ तो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वह क्या कहते हैं कि परमाणु का अधिकतर स्थान क्या रहता है, खाली रहता है, अधिकतर स्थान रिक्त रहता है। यहाँ पे देखिए, तो अधिकतर स्थान रिक्त है तो ही वह अल्फा कण सीधे जा रहे हैं। तो लिख लीजिए, परमाणु का अधिकतर स्थान रिक्त रहता है। परमाणु का अधिकतर स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो परमाणु के केंद्र है, यहाँ पे देखिए जो परमाणु के केंद्र हैं वहां पर क्या है, धनावेश है। धनावेश होने का मतलब क्या है, जैसे उनके ऊपर प्रोटॉन टकराया उनका पथ परिवर्तित हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, परमाणु के नाभिक लिख लीजिए, केंद्र लिख लीजिए, केंद्र पर धनावेश है। परमाणु के केंद्र पर क्या है, धनावेश है। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, और भी कुछ निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे। उन्होंने क्या कहा, परमाणु के केंद्र पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान निर्भर करता है, क्योंकि जो परमाणु के केंद्र पर टकराया हुआ वापिस आ गया अल्फा कण। क्या हुआ, जो केंद्र पर टकराया हुआ अल्फा कण वापिस आ गया। तो इसकी सहायता से उन्होंने क्या कहा, जो परमाणु का केंद्र है उसके ऊपर क्या है, परमाणु के केंद्र पर परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान है वह क्या होता है, स्थित होता है, स्थित। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या, परमाणु के केंद्र पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान यहाँ पर क्या होता है, केंद्र पर ही स्थित होता है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उन्होंने इसके इन सभी की सहायता से इन्होंने क्या कहा, अब ये देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन है परमाणु के केंद्र पर स्थित होते हैं, क्योंकि जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने देखा था कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणात्मक होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है वह तो क्या होता है,
प्लस में 1.62 × 10⁻⁹ होता है, तो वह क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो इसी कारण हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक पर स्थित होते हैं। अब जब ये प्रयोग हो रहा है तब वो सब कुछ हमें पता है कि परमाणु होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो अभी यही निष्कर्ष दे सकते हैं, अगर हमें पता नहीं होता तो ये नई बात नहीं कही जा सकती थी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उन्होंने उसके बाद क्या कहा, उन्होंने अब देखा यहाँ पर कि जो परमाणु है उसके जो केंद्र है उसको क्या है, अधिक, जो हम केंद्र को उन्होंने क्या कहा कि एक प्रकार के इसके कुछ केंद्र है वह अधिक क्या है, आवेशित है, कह सकते हैं कि वह अधिक आवेशित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने इसका नामकरण कर दिया, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु का केंद्र है वह क्या है, नाभिक है, या नाभिक नाम दिया, आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, वर्ताकार, जो कह सकते हैं कि कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो गति करते हैं, यह भी उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो उम्मीद है अच्छी समझ में आया होगा। यही हमने क्या समझा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को अच्छे से समझने की कोशिश की, विस्तार से समझा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखे यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। अल्फा कणों की बौछार करने का स्रोत लिया, एक सोने की पतली पन्नी ली और उसके चारों तरफ स्फुरदीप्तीय पदार्थ है उसकी कह सकते हैं कि लेयर बना दी। जब उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की गई तो अधिकतम कण तो क्या थे, सीधे गमन कर गए। कुछ 5, 10, 15, 20 कण हैं वह क्या हुए, अपनी दिशा से विक्षोभित हो गए, अपनी दिशा से विचलित हो गए। जब विचलित हुए तो वहां पर जाकर टकराया। पता कैसे चला कि यहाँ पे कण टकरा रहे हैं, जो स्फुरदीप्तीय पदार्थ होता है, पन्नी होती है, वह कण के टकराने से वहां से कह सकते हैं कि हल्की सी चमक उत्पन्न करता है, जिससे पता चल गया कि यहाँ पर जो कण है वो टकरा रहे हैं। फिर उन्होंने और ज्यादा कणों की बौछार कराई, तो लगभग कितने, देखिए कितना डीप अल्फा कणों की गणना की, वो भी 20,000। उन्होंने अनुमान लगाया कि 20,000 कण में से एक कण क्या हो रहा है, वापस लौट के आ रहा है। तो जो वापस लौट के आ रहा है कण, वह क्या कहा कि वह नाभिक से टकराया होगा, इसलिए वह क्या हुआ, वापस लौट के आया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतर स्थान क्या होता है, रिक्त रहता है। परमाणु का अधिकतर स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है। अच्छे समझेंगे हम आगे। परमाणु के केंद्र पर धनावेश होता है। धनावेश होने के कारण क्या है, अपनी दिशा से क्या हो गए, विचलित हो गए हैं। फिर क्या कहा, परमाणु के केंद्र पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित होता है। इसका मतलब क्या है कि जब अल्फा कण नाभिक से टकराया, केंद्र से टकराया, तो वह वापस आ गया। तो वह मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री पर लौटा है। तो कह सकते हैं कि जो नाभिक है उसी के ऊपर समस्त द्रव्यमान स्थित होता है। उन्होंने इसकी सहायता से कुछ निष्कर्ष निकाले। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु के केंद्र को उन्होंने नाभिक कहा। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज के रूप में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस तरह व्यवस्थित होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने इसको अच्छे से विस्तार से समझाया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से लिखिए। पॉज करके लिखना चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी व्यवस्था को सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन है वह परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। यह क्या, इसका नाभिक है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। नाम से सीख सकते हैं ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब उन पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। उसके चारों तरफ क्या होती है, वर्ताकार कक्षाएं होती है, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात सीख ली, ठीक है। तो अब ये क्या है, कक्षाएं हैं, आप इसे लिख सकते हैं, कक्षाएं, नाभिक
ये वर्तमान समय में हमें लग रहा है कि ये क्या करा रहे हो सर, लेकिन जिसमें इसकी खोज की गई तब ये बहुत बड़ी खोज थी अपने मन में, अपने आप में, क्योंकि इस तरह की खोज हुई नहीं थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, नाभिक है, हमें पता है नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, लेकिन उस समय के लिए देखें तो बहुत बड़ी खोज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें द्रव्यमान की, किसकी, द्रव्यमान की। द्रव्यमान में हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन है, हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.67, सो एक मिनट, हाँ जी, 1.67 × 10⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होता है, लगभग समान होते हैं। ये थे इनके द्रव्यमान। अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं कि उनका, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो नाभिक होता है उसका जो अधिकतम द्रव्यमान होता है वह उसके नाभिक में स्थित होता है। तो नाभिक में कैसे स्थित है, यहाँ पे देखिए -27 और 31, मतलब 27 में 3 जोड़े माइनस के, ठीक है, माइनस के 3 जोड़े जोड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से आप ये कह दीजिए, इस प्रकार से समझिए कि हमारे पास 31 है और हमने ऐड किया 1000। क्या ऐड किया, 1000 ऐड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव आएगा, क्या बचेगा, 28। तो एक प्रोटॉन, क्या कह सकते हैं, एक प्रोटॉन का 1000वां भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, बहुत कम होगा, किसके मुकाबले, प्रोटॉन के मुकाबले। तो क्या हुआ, इस तरह से हम समझा सकते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आवेश बहुत कम पाया जाता है। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छे से साफ ही नहीं हो रहा है, रफ नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब हम कुछ परिभाषाएं या हम कह सकते हैं कि कुछ इसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त करनी आवश्यक है कि उससे हम अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में, कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्या देखेंगे, परमाणु क्रमांक। इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हमें कोई तत्व दिया गया है, क्या दिया गया है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सीखेंगे, पहले इसको जान लेते हैं कि परमाणु क्रमांक होता है क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के नाम से भी इसे जाना जाता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परमाणु क्रमांक होता क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो लिख लीजिए, चलिए आप इसे नोट डाउन करते हैं। तो अब समझ रहे हैं परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या को यहाँ पर समझ रहे हैं। तो मैंने परिभाषा बताई थी परमाणु संख्या कि अगर हम बात करें किसी, हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है, तत्व है, उसके जो नाभिक है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर उपस्थित है, उसके अंदर उपस्थित रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, आपको पता है दोनों की संख्या लगभग क्या होती है, समान होती है। तो उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, जो कि क्या होती है, संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। आपको एक और बात याद रखनी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या परमाणु के अंदर समान होती है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में, मास नंबर। अब द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें तो हम न्यूट्रॉन, इसके अंदर जो उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को मिला लें तो उस दोनों की संख्या को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी, या उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, कि संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझ में आ गया होगा आपको परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या किस प्रकार से होती है। अब चलिए, अब मैं जो बात कर रहा था पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हमने यहाँ पे क्या लिया, मान लेते हैं कोई भी परमाणु ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कार्बन ले लिया आपने, कार्बन लिया तो अब 1 नंबर तो इसके ऊपर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 नंबर तो यहाँ पे लिखा जाएगा और एक यहाँ पे लिखा जाएगा। जो ए से जिसको सिंबलाइज करेंगे वह क्या होगा, हमारा द्रव्यमान संख्या। क्या होगी, द्रव्यमान संख्या। अब जेड है वह किसको
सिंबलाइज कर रहा है, जड़ दर्शा रहा है परमाणु क्रमांक को। किसको दर्शा रहे हैं? परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे समझ में आ गया कि जहाँ पर देखिए अगर कोई तत्व है उसके तरह इस तरह लिखा हुआ है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे H1H होता है, इसका मतलब क्या है? एक इसका परमाणु क्रमांक है और एक क्या है? द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है। और क्या कह सकते हैं हम? इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? वह भी एक है। तो यह बता सकते हैं। अब क्या कहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बात करें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कितना है? एक। इससे साबित होता है कि इसके अंदर प्रोटॉन तो है प्लस न्यूट्रॉन 0 है, तभी क्या होगा? इसका द्रव्यमान संख्या आएगी। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक की आज की क्लास को खत्म करने की कोशिश करते हैं अच्छे से समझाते हुए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, परिभाषा को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर रखने वाली परिभाषा है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक की। ये 3 टॉपिक है आज की हमारी क्लास के अंतिम टॉपिक है। फिर आगे की जो क्लास है वो कल कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? समस्थानिक की। समस्थानिक की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या रहते हैं? समान रहते हैं, लेकिन उनका जो क्या कह सकते हैं हम? द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वह भिन्न भिन्न हो जाता है। परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अगर हम बात करें समभारिक की तो उल्टा कर दीजिए, जिनका परमाणु द्रव्यमान तो समान रहेगा लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वह बदल जाएंगे, परमाणु क्रमांक बदल जाएंगे और जो परमाणु द्रव्यमान है वह तो रहेगा स्थिर। उसके बाद बात करें समन्यूक्लोनिक या न्यूट्रॉनिक की, तो समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। 2 तत्व होंगे, उनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होंगी? समान होंगी, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या वह अलग अलग होगी, जिसके कारण उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए परिभाषा को लिख सकते हैं आप अच्छे से। वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो पर परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं। पहले हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उसमें देखिए 1H1, 1H2, 1H3। क्या है? 1H1, 1H2 और 1H3। तो जो पहला होता है उसे कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम के नाम से जानते हैं, नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहला जो H1 है उसे हाइड्रोजन जैसे नॉर्मल यूज करते हैं वह यही होता है 1H1, उसे कहते हैं प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटेरियम, इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं D2O, H2O की जगह D2O उपयोग किया जाता है कुछ जगह, ठीक है। तो ये क्या है? ड्यूटेरियम। और जो H1 होता है वह क्या होता है? हाइड्रियम, या हाइड्रियम के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। इसकी सहायता से जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो इससे निकलती है, तो बहुत से उपयोग होते हैं इसके, वो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे और लेसनों में आने वाला है। तो इसके नाम आप लिख सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ट्रियम, इसको हाइड्रोजन को सीधा हाइड्रोजन से आप याद रख सकते हैं, या इसको लिख लीजिए प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रियम। ये तो क्या हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे देखिए इन सभी के जो क्या है परमाणु क्रमांक, इनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन इनका जो परमाणु द्रव्यमान है 1, 2, 3 ये क्या है? भिन्न भिन्न हो रहा है। उसी तरह से और देख सकते हैं यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में, और हम देख सकते हैं हीलियम को ले सकते हैं। हीलियम के भी 2 क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक द्रव्यमान होता है वह वैसे नॉर्मली तो होता है 3 और 4, 2 रूप में लिखा जाता है। ये क्या है? हीलियम के क्या है? समस्थानिक है। इसी तरह से आप एक और लिख सकते हैं, इसी तरह से होते हैं समस्थानिक क्लोरीन के। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, ठीक है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है, एक में आएगा 35 और 37, ठीक है। वैसे क्लोरीन का जो रियल होता है वह 35.5 ऐसा समथिंग होता है, लेकिन वो दोनों को कंबाइन करके के उसके जो प्राप्त करने की मात्रा होती है उस तरह से निकला जाता है, वह हम आगे लेसन में पढ़ते रहेंगे। तो ये तो हमने किसके उदाहरण लिख लिए यहाँ पे? समस्थानिक के। अब आते हैं समभारिक पे। वे सभी परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। अब ऐसा कोई संभव है जिनका क्या है हम कह सकते हैं? तो आप चाहें तो इसमें एक और उदाहरण भी लिख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन लिख सकते हैं।
ऑक्सीजन के भी क्या होते हैं, हमारे पास 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 8, और जो उसका रियल होता है जो हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं वह तो होता है 16, लेकिन इसके क्या होते हैं 3 समस्थानिक होते हैं 16, 17, 18। अब आते हैं वापस अपना टॉपिक के समभारिक पे। समभारिक में देखिए परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा असमान होगा। तो कार्बन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम नाइट्रोजन, ठीक है। अब इन दोनों का जो हम कह सकते हैं कि एक डिफॉल्टिंग बात है कि दोनों का इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वह क्या होता है 14, क्या होता है 14, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्बन C, ठीक है। आगे देखते हैं, देखेंगे, ठीक है। कार्बन क्या है इसके C कितने नंबर पे आता है, कार्बन आवर्त सारणी में रखा गया है कार्बन को 6 नंबर पे, और जो नाइट्रोजन है उसको रखा गया है 7 नंबर पे। तो इसका तो एक ये रहा, किसका उदाहरण है ये समभारिक का। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और उदाहरण, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और हमने यहाँ पे पढ़ा है हाइड्रोजन का कहाँ गया, जी हाँ हाइड्रोजन 1 और 3 होता है, लेकिन हाइड्रोजन में 1 और 3 आ गया। और क्या हो गया, हीलियम का भी क्या होता है 2 और 3। तो यहाँ पे क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न है, 6 और 7 है, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान क्या है समान है। परमाणु संख्या क्या है भिन्न भिन्न नहीं है, यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न है ना, और जो द्रव्यमान है वह समान है, द्रव्यमान समान है, भिन्न भिन्न है संख्या। तो ये हमने हाइड्रोजन का पढ़ा था ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रियम और हीलियम पढ़ा है, तो इनका देखिए दोनों का क्या है जो द्रव्यमान है वो 3-3 है। अब आगे आते हैं हमारे आज के अंतिम टॉपिक पर, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक वे सभी परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अब नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो इसके उदाहरण की सहायता समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर क्या आ सकता है। इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं O6, ऑक्सीजन 8, कार्बन आता है 6 नंबर पे, और इनमें जो परमाणु क्रमांक, ठीक है, लिख लिया हमने, क्या ले लिया ऑक्सीजन और क्या ले लिया एक कार्बन ले लिया। अच्छे से समझेंगे इसको, C6 C14 होता है, जी हाँ होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें ज्ञात करना हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है समान है, अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या है द्रव्यमान है में से क्या घटा देंगे, परमाणु क्रमांक घटाएंगे, सॉरी द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16, माइनस करना है क्या ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। क्या दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, जी हाँ जगह है 8 प्राप्त हो जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे, किसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लीजिए, यहाँ पे कार्बन लीजिए, परमाणु क्रमांक कितना है 40, क्या घटाना है 6, 8। तो इनमें क्या है न्यूट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, दोनों में 8 है। तो ये तो थी आज की हमारी थोड़ी सी अच्छी क्लास, थोड़ी सी बड़ा लेक्चर लेने की कोशिश की है। तो कैसे लगी आपको हमारी कोशिश बताइएगा ज़रूर। तो आप पूरी की पूरी जो चैप्टर है उसको प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, अच्छे से उसका वर्णन समझ सकते हैं। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।